हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, मज़े में। तब पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू है ना। हम लोगों ने परसों क्या देखा था? पूरा लेखक परिचय देखे थे लोग। कल हम लोगों ने पूरा पाठ खूब बढ़िया से पढ़े थे लोग, और कल लगभग 1 घंटा 35-36 मिनट का क्लास हो गया था, है ना। तो राजनीति वाली बात थी और बहुत ही प्यारा चैप्टर था। राजनीति से रिलेटेड काम किया गया था, है ना। जेपी साहब ने जो मनसा रखा था, शायद वैसा आज भी इलेक्शन होता, है ना, तो कहीं पे भी घूसखोरी नहीं होता, कहीं पे भी फ्रॉड, चुतियापन, जातिवादी करने वाले नेता पैदा नहीं होते। लेकिन किसी कारणवश शायद नहीं हो पाया, है ना। और आज हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग, है ना, और सारे के सारे क्या सब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग, है ना। पूरा ऑब्जेक्टिव जितना है सारे के सारे खूब बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे लोग, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, हम लोगों को हर चीज़ बढ़िया से पढ़ना है। काहे कि हम लोगों का स्कोर जो है हाईएस्ट लाना जितना ज़्यादा हो सके, है ना। आज जो ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग जितना ऑब्जेक्टिव है हमको लगता है 35-36 ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। उसके लिए आज हम लोग रखे हैं कितना 199 ज़्यादा हो जाएगा, हमारा घर भी आ जाएगा, है 99 रुपीज़, है ना। आज कितना रखा गया है? 99 रुपया रखा गया है। और जो भी स्टूडेंट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनाकर क्लास होने के जस्ट, ठीक है, कितना देर अंडर 2 मिनट्स भेज देगा तो उनको मिल जाएगा 99 रुपीज़, है ना। किस नंबर पे भेजना है सारी चीज़ आप लोगों को पता है, तो उतना बताने की कोई हमको नहीं लग रहा है कि उतना नीड है ना। वही नंबर है, वैसा ही करना है जैसे हम बार बार बताते हैं, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव एकदम इत्मीनान के साथ सारे डिस्ट्रैक्शन को फेंक डालो और बैठ जाओ लगभग 30-35 मिनट के लिए, है ना। और हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव। टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, तो जो टॉपर होगा उसको 99 रुपीज़ मिल जाएगा, और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा ना, है ना। चलिए तो ठीक है। चलिए पहली का नंबर 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। एक बात बताइए, जयप्रकाश नारायण जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का यही है। तो ये तो हम लोगों को ध्यान में होगा ही कि जयप्रकाश नारायण जो जेपी जी थे उनका जन्म बिहार और यूपी के जो एगो गांव बीच में पड़ता है, कुछ यूपी में पड़ता है और कुछ बिहार में पड़ता है, जिला भी है ना, है ना। वो भी ध्यान में होना चाहिए। तो एक बात बताइए, कब हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो हम लोगों को ये ध्यान है, सिताब दियारा एक ऐसा गांव है जो आधा यूपी में पड़ता है और आधा बिहार में पड़ता है। कहाँ? सारण जिला में, है ना। और उनका जन्म जो है 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर को हुआ था। उनका निधन भी अक्टूबर में ही हुआ था, लेकिन 8 को हुआ था, है ना। तो पहल का क्वेश्चन क्या हुआ? यही ये सही हो गया आप लोगों का। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और कहाँ? सिताब दियारा जो गांव का नाम है, यही इनका जन्म हुआ था, है ना, जो कि आधा यूपी और आधा बिहार में पड़ता है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ, इन्होंने इस दुनिया को छोड़कर कब चले गए? तो एक बात बताइए, हमने बोला था कि कितना 77 ईयर जिए थे। उनका जन्म कब हुआ था? 2 में हुआ था। कितना? 1902 में। और 77 जुड़े, 77 ईयर जुटे, तो ये कितना हो गया? 7 to 9 7 72। यानी कि एक बात बताइए कितना हुआ? 1979, है ना। चलिए तो कितना हुआ टोटल हम लोगों का? ये ऑप्शन हुआ सही, है ना। कब उनका निधन हुआ? 1979 को। उन्होंने 1902 में जन्म लिए थे। उन्होंने टोटल 77 साल की ज़िंदगी इस दुनिया में व्यक्त किए और उन्होंने 79 में डेथ कर गए। दूगो हुआ। चलिए तीसरा का क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ये तो चीज़ हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, है ना। हुआ था ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि लगभग में 3 को क्वेश्चन में 2 को तो हम लोग पहले से जानते थे, तीनों जानते थे, लेकिन 2 बार हम उसे बता दिए, इसीलिए ये बात बोल दिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर, जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए
किस नाम से प्रसिद्ध हुए जयप्रकाश नारायण? जननायक से, लोकनायक से, खलनायक से, देवनायक से। किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो हम सबको पता है लोकनायक से प्रसिद्ध हुए थे। उनको लोकनायक की उपाधि कब मिली थी? जब वो पटना गांधी मैदान में छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो उसी में उन्हें लोकनायक की भी उपाधि मिल गई थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश जो थे जेपी साहब, उनका माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? दोनों क्वेश्चन एक में ही दे दिया गया है। ये भी पूछ सकता है सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका माता का क्या नाम था, या ये भी पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो जी थे उनका पिता का क्या नाम था। तो अलग अलग भी पूछ सकता है, एक में भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस होगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अलग अलग ही पूछेगा। तो ये चीज़ आप लोग इतना कर सकते हो, है ना। चलिए एक बात बताइए हमको, जयप्रकाश के माता और पिता का नाम क्या था? अब ये देख के ये मत लगा देना लोग, फूलमती, है ना। क्या था? फूलमती और हरसुख दयाल, या फूल कुमारी या हरसुख दयाल, फूल रानी या हरसुख दयाल, फूल रानी या हरसु दयाल, है ना। तो हरसुख वाला बातें खत्म है। सबसे पहले हम लोगों को ये हमने बताया था कि फूल हो या रानी हो, तो हम लोग मान जाएंगे फूल प्लस रानी होना चाहिए, खाली फूल होगा तब तो गलत हो जाएगा, है ना। फूल रानी, और पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? हरसु दयाल, जो कि नहर विभाग में काम करते थे, याद है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, ये क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जो उनकी पत्नी थी उनका नाम क्या था? ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो गांधीवादी थे, गांधी के रास्ते पे चलने वाले थे, उनकी बेटी थी, लेकिन उनका नाम क्या था? प्रभावती था, अभावती था, पद्मावती था या प्रेमवती था? तो हम सबको ये भी चीज़ पता है कि प्रभावती था, है ना। याद है, याद होना भी चाहिए। जब हम लोग 2 दिन इतना प्रेम पूर्वक पढ़े इस चीज़ को, और फर्स्ट दिन लेखक परिचय के बाद हम लोगों ने टेस्ट भी लगाया था 10 क्वेश्चन का, उसमें का यही 2-3 क्वेश्चन आ चुका है ना। चलिए ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस में कब शामिल हुए, है ना। कांग्रेस में इन्होंने कब शामिल हुए? असहयोग आंदोलन में 1.5 साल काम करने के बाद वो तो विदेश पढ़ने अमेरिका चले गए थे, और जब अमेरिका से पढ़ के आए तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन कब किया था? 1930 में। कब किया था? 1930 में किए थे, या 1928 में किए थे, या 1924 में किए थे, या 1929 में किए थे? सबसे बड़ी सवाल आप लोगों के लिए है, शायद कोई इसमें फंस सकता है। तो हमेशा याद रखना कि उन्होंने, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण ने 1929 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए थे, जो कि आज भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जैसे हम सबका भी बचपन का नाम है, किसी का गुड्डू होता है, किसी का मुड्डू होता है ना, किसी को गुड़िया होता है, किसी को कुछ भी होता है, रानी होता है, फानी होता है, जो भी हो। उसी तरह इनका भी बचपन का एक नाम था। वो बचपन का नाम क्या था? बाउल था, सोनू था, मोनू था, वित्रु था। तो हमने बार बार ये बात बताया है कि उनका नाम जो था बाउल था। 2 दिन में कितना बार हम ये बात बताए हैं, बाउल। और ये भी बताए हैं कि मेरे जान पहचान के, मतलब हम जिनसे वार्तालाप किए हैं, जिनसे हमको मुलाकातें हुई हैं, और उन लोगों में जो लोगों का बाउल, लगभग 4 लोग का नाम है जिनसे हम मिले हैं, और वो चारों के चारों बवाल आदमी थे, है ना। इनको लेकर हम मिले 3 को पहले, और जयप्रकाश से भी मिल लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ? जयप्रकाश जेपी जी जो थे, छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए? छात्र आंदोलन में उन्होंने कब कूद गया? छात्र आंदोलन में कब कूदे? जब छात्र सब गया और कहा, हे प्रभु, एक आप ही तो नेता ऐसा लौक रहे हैं जो हम लोगों का सहायता कर सकते हैं, बाकी नेता सब डर फर गया, है ना। तो वो कब कूदे थे? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1975 में। एक बात बताइए, हम कितना प्रेम से बताए हैं कि उस समय जो है
इंदिरा गांधी का समय था, वो एक क्रूर टाइप के शासक थी, है ना। और उन्होंने 1974 में क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था। और इसी इमरजेंसी के दौरान पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन हुआ। उसी समय जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 10 नंबर, है ना। इसमें कह रहा है जयप्रकाश नारायण सर्वोच्च आंदोलन में कब कूदे। एक तो ये छात्र आंदोलन जो कि 1974 में गए, लेकिन एक और आंदोलन हुआ था सर्वोदय आंदोलन, है ना। ये सर्वोदय आंदोलन जो है ये कब हुआ था और इसमें इन्होंने कब गए थे। 1954 में गए थे, 1955, 1956, 1952। याद है ना सर्वोदय आंदोलन किसका था, वो बाई जी का था। अब बाई जी ने कब की थी, तो 1974 में इन्होंने जो है आंदोलन, 1954 में जो है सर्वोदय आंदोलन में गए और छात्र आंदोलन में 1974 में गए। एक बात बताइए 10 में 10 किसका सही हुआ है, जल्दी से कमेंट करें लोग अपना नाम के साथ। जिनका सही हुआ है उनको मेरे तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका 9 भी हुआ है ठीक है, लेकिन 9 से कम हुआ होगा 10 में, तब तो वो वही हाल है कि कहीं और मैसेज आ गया तो पढ़ाई जाए भाड़ में, लग जाओ मैडम के प्यार में, है ना, वही किया होगा, इसलिए उनका शायद नहीं हो पाया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे। सबको पता है पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे, लेकिन कब थे ये पूछ रहा है। ये बताइए 1920 में थे या 1921 में थे, 1923 में थे या 1924 में थे। एक बात बताइए, गांधी जी आए थे बिहार असहयोग आंदोलन के लिए, सहयोग आंदोलन के लिए, है ना, है असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किए थे और यहाँ बिहार आए थे। तो साइंस वाला इनके साथ साथ जेपी जी के साथ साथ जितने भी दोस्त थे सारे के सारे बोले पढ़ाई जाए भाड़ में, और हम चले आज के बाद गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, है ना, बोले थे। लेकिन उन्होंने कब साइंस कॉलेज के छात्र थे ये यहाँ पूछ रहा है। तो एक बात बताइए 1921 में ही उन्होंने छात्र थे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूदे, और उसके फिर 1.5 साल के बाद से अपना पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका। और उनके विरोधी लोग कहता था ये तो अमेरिका के दलाल हैं, है ना। ये सारी बातें याद रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव में काम आए, क्या कि ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, है ना, रटने वाला काम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्घृत है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, किसका ये है ना। तो एक बात बताइए, जो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है वो कहाँ से है? तो बात ये कह रहा है कि कहाँ से हैं, तो एक बात बताइए, कानपुर में दिए गए भाषण से हैं, या गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण से हैं, या लखनऊ में दिए गए भाषण से हैं, या हजारीबाग, है ना, क्या हजारीबाग में दिए गए भाषण से हैं। तो हम सबको पता है, सबसे पहले पूरा किताब पढ़ते हुए ना तो लखनऊ की बात आया है और ना ही हजारीबाग के, और ना ही हम लोगों को कानपुर की बात सुनने को मिला है। शुरू से आखिरी तक लेखक परिचय से लेकर हम लोगों ने पूरा पाठ पढ़ा, उसमें सिर्फ गांधी मैदान का ही चर्चा हुआ है, और यहीं से संपूर्ण क्रांति जो है शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन जो कि संपूर्ण क्रांति के रूप में उभर गया, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक 12 का हम लोगों का बी होगा। अगर पूछ देगा संपूर्ण पाठ कहाँ से उद्भूत है, तो गांधी मैदान पटना से दिए गए भाषण से है ना। चलिए, ये जो गांधी मैदान में दिया गया भाषण है वो सारे के सारे जो स्पीच वहाँ हुआ है, आंदोलन हुआ है, उसमें से एक छोटा सा अंश ही है, ये भी बात ध्यान में होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने। जयप्रकाश नारायण साहब जो हैं जेपी जी, वो कब मार्क्सवादी बने थे, 1924 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में। तो हम सबको पता है कि भाई साहब कहाँ रहते थे, अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, और वहीं लेनिन और
जो है मार्क्सवाद के बारे में जानना शुरू किए। तो एक बात बताइए हमको, वो जो है 1924 में ही ना मार्क्सवादी बने कि चलो भाई आज से हम हैं मार्क्सवादी, उसी के बारे में पढ़ते थे ज़्यादातर, और साम्यवादी के बारे में। इसीलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे। ये तो कोई अमीर घर से थे नहीं, मिडिल फैमिली घर से थे, थोड़ी बारी खेती बाड़ी थी, है ना। और इनके पिताजी जो थे कोई ग्रेजुएट अफसर नहीं थे, यानी कि इंटरमीडिएट का अंडर के अफसर थे। और वो जो है ये बताइए नहर विभाग में काम करते थे या नलकूप विभाग में या शिक्षा विभाग में या वन विभाग में। उन्होंने वन विभाग के तो इसमें बातें नहीं किया गया है और नलकूप का भी बात नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग में वो कोई काम करते नहीं थे, वो कहाँ काम करते थे, नहर विभाग में काम करते थे। और आगे चलकर उन्हें नहर विभाग में और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला कब। ये बात हम लोग जब पूरा का पूरा पाठ पढ़े तो हमको तो जहाँ तक ध्यान है ये बात कहीं हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिला। शायद आप लोगों को ध्यान में होगा, मिल गया होगा, अलग बात है। इसीलिए ना ये कितना का था, 99 रुपीज़ का था, है ना। अगर ये चीज़ जितना होगा तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्राइस तो गए, है ना। चलिए एक बात बताइए, जेपी जी जो थे इनको भारत रत्न 1998, 1995, 1975, 1976 कब मिला था। तो ये चीज़ हम सबको शायद पता ना हो, लेकिन उनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे। कौन थे, विनोबा भावे थे या गांधी जी थे या नेहरू जी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हमने बोला था ना, विनोबा जो आंदोलन था, सर्वोदय आंदोलन कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और हमने कुछ देर पहले ये जो 74 के क्रांति थी इसमें हमने बताया था कि छात्र आंदोलन तो हुआ था, लेकिन सर्वोदय आंदोलन जो हुआ था उसमें जो एक भावे नाम के थे वही थे, यानी कि इसका हो जाएगा ए, विनोबा भावे, है ना। यही उनका क्या थे, संस्थापक थे। इन्हीं ने कहा था कि अब होगा आंदोलन तो होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। क्या है, रीतिच है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है या भाषण है। देखिए तिरिच है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है या भाषण है। अब जेपी या संपूर्ण क्रांति हम लोग इतना बार पढ़ लिए हैं कि दिमाग में जैसे आएगा हम लोग कहेंगे संपूर्ण क्रांति है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के ये बात बोलना है ना। ये ना कि जल्दी जल्दी में बोल दिया जाए और गलत हो जाए। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम जो है संपूर्ण क्रांति है, जो कि गांधी मैदान में हुआ था। और उसी वक्त इनका तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा और क्या 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 होने लगा, है ना। सारा देश का आँख खुल गया था उस समय। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। क्या था, बाउल मोनू सोनू वित्रु है ना। तो क्या था, बाउल था, है ना। और हम कई बार बताए हैं कि बाउल नाम से जितने भी लोगों से हम मिले वो थोड़ा अलगे टाइप के आदमी होते थे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मद्रास में जयप्रकाश नारायण किसके यहाँ टीके थे। ये जो ध्यान से पढ़ा होगा कल उसको याद होगा। कहाँ मद्रास में जयप्रकाश नारायण टीके थे, रामनाथ के यहाँ, प्रेम शंकर के यहाँ, रविंद्रनाथ के यहाँ या ईश्वर अय्यर के यहाँ। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का पूर्व राष्ट्रपति साहब कौन थे, रामनाथ कोविंद। वैसे ही जिनके यहाँ इन्होंने टीका था उनका भी नाम था रामनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, क्या कहें, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है। अब जयप्रकाश जब आंदोलन कर रहे थे तो इनका साथी जो थे 28-29 वर्ष के एक और थे, जो किसी कारणवश छिप के रहते थे, लुका कर रहते थे, है ना। उन्हें ही ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया था। उनका नाम क्या था, सदानंद था या उमा शंकर था या बेनीपुरी था या दिनकर था। बताइए, बेनीपुरी, दिनकर और सदानंद नहीं था, बल्कि उनका नाम क्या था,
उमा शंकर साहब था और ये छिप छिप के रहते थे। ये भी एक बहुत ही बड़ा आंदोलनकारी आदमी थे। चलिए अब बताइए ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को 20 में से किसका 20 आया है और 20 में से किसका 19 आया है ना, और 20 में से किसका 18 आया है। अगर ये 3 लोग जो होंगे उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। काहे कि वो लोग मेहनत करने वाले हैं और वो लोग अपने माता पिता का जो मेहनत का पसीना है, मेहनत का पसीना का पैसा है, उसे गंवा नहीं रहे हैं, इसलिए इतना बेहतर अंक लाए। अदरवाइज इससे कम अंक लाने वाले वही लोग हैं जिनके या तो अपने माता पिता का मेहनत का पैसे का गुमान है, उसको बर्बाद करने का गुमान है, या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। और हम बार बार बताते हैं कि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, ये तो लैंग्वेज है लेकिन सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इसे पढ़ते हैं और ये नंबर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, है ना। तो हम तो यही कहेंगे जिन जिन का आया है बहुत बहुत उनको धन्यवाद मेरी तरफ से, और जिनको नहीं आया है मुझे आशा है कि अगले चैप्टर से पूरा का पूरा वो भी नंबर लाएंगे, अपने माता पिता का पैसा को बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। अगर कभी ये लगे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तो हम कहते हैं ना कि अगर 100 कहीं पे स्टूडेंट है, 100 गो में जो है 75 गो स्टूडेंट ऐसा है ना। मेरी बात ये गौर से सुनना, हम तू कटना। देखिए अगर 100 गो यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, ये बात गौर से सुनना, ठीक है। ये 100 स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है 100%, 100 गो मान जाओ स्टूडेंट है, एक एवरेज हम बता रहे हैं, उसमें से 75 गो स्टूडेंट होगा या तो लो मिडिल फैमिली से होगा या एकदम जो है मिडिल फैमिली से होगा, है ना, मिडिल फैमिली से होगा। यानी कि मान के चलो लो मिडिल फैमिली वो जिनको सिर्फ खर्चा वगैरह से थोड़ा मोड़ा पैसा बचता हो, और मिडिल फैमिली वो जिसके यहाँ थोड़ा सा और पैसा आता हो, और इसमें से 20 स्टूडेंट ऐसा है जो एकदम पुअर फैमिली से हैं। सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, इसमें लाज की क्या बात है। अब ये जो 20 फैमिली पुअर फैमिली से हैं, इन लोगों को माता पिता के एक ही सपना है कि मेरा बेटा हर हाल में पढ़े, हम दाल रोटी खा ले अलग है, सब्जी ना मिले चले लेकिन ये पढ़ ले। सिर्फ 5 स्टूडेंट ऐसा होगा जो ठीक ठाक फैमिली से होगा, है ना। क्या बोला जाता है, ठीक ठाक फैमिली से होगा, ठीक ठाक फैमिली से होगा, जिसके या तो पिता बिजनेसमैन होंगे या तो उनके यहाँ कुछ कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब होगी, वो लोग होंगे, है ना। तो अगर ये लो मिडिल फैमिली वाला इसके बारे में इसके साथ चले तब भी दिक्कत है, अगर पुअर मिडिल फैमिली से है वो भी इसके साथ चले तो भी दिक्कत है। दोस्ती यारी जो है अच्छी बात है, अपनी जगह पर है। एक ना एक दिन ये जो 5% बच्चा है ये तो अपने पिता के या तो पैसे वाले होंगे या बिजनेस वाले होंगे तो अपना बिजनेस में सेटल हो जाएगा, या वही 5% लड़के जिसके पिता के पास अच्छा पैसा होगा तो नहीं हो कुछ होगा तो उसके लिए बिजनेस खोल देंगे, है ना। लेकिन जो ये 95% बच्चे हैं वो क्या करेंगे, तो ये 95% बच्चे को दाज इन 5 बच्चे को साथ नहीं करना है। अगर कभी कुछ ना दिखे तो अपने घर जाना, अपने एक बार माता पिता का पैर के जो ये एड़ी हैं, पैर हैं नीचे वाला, है ना, तालू, उसका फ़ोटो खींच लेना, उसका अपने मोबाइल में रख लेना। खुद समझ में आने लगेगा कि आखिर में मेरे माता पिता का क्या हाल है। पैर में अच्छा चप्पल नहीं है, पूरा पैर जो है दरारों से फटा हुआ है ना। तो ये चीज़ अगर आप लोग अपने मोबाइल में रख लेते हो, उसे एक बार हर रोज़ देखोगे तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चीज़ नहीं करते हो तो पूरा ज़िंदगी मोटिवेशन ढूंढते रह जाओगे, कहीं मोटिवेट नहीं हो पाओगे। काहे कि जो मोटिवेशन आपको सुनने के बाद मिलेगा वो 2-2.5 घंटे के लिए होगा, लेकिन जो माँ बाप की पैर की जो चप्पलें हैं, माँ बाप की पैर की जो ये फटे हुए पैर हैं, है ना, ये आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेगा कि कैसे कैसे मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं लोग, है ना। तो ये काम आप लोग ज़रूर करना कि आप लोग जाएं, कम से कम जब भी घर जाएं ये चीज़ एक फ़ोटो रख लेना, खुद समझ में आएगा। कम से कम चुपके से फ़ोटो खींच लेना, उसको देखते रहना। माँ बाप के साथ भी फ़ोटो रखना, है ना, बेटर होता है इंसान को।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, 21 नंबर है। इसमें कह रहा है कि लेनिन कब मरे थे। लेनिन जो है कब मरे थे, 1924 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में 27 में। तो हम सबको एक बात पिछला क्वेश्चन से ये पता होना चाहिए कि जेपी साहब जो थे 1924 में ही मार्क्सवादी बने थे, है ना। इनको पढ़ने के बाद और 1924 में ही लेनिन का जो है देहांत हो गया था। ठीक है, यहां तक याद है। चलिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने सुनाया था। याद है ना, शुरू में जब हम लोग संपूर्ण पाठ पढ़ने लगे तो वहीं पे शुरू में रेणु जी का नाम आया था, याद है। तो उन्होंने उस गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण को क्या सुनाए थे, कविता, कहानी, संस्थान या डायरी। तो उन्होंने ही एक कविता सुनाई थी जो कि बहुत प्यारी कविता लगा था किनको, जयप्रकाश नारायण को, और साथ ही साथ जितने भी सारे लोग थे पटना गांधी मैदान में सबको, है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले गया। एक बात बताइए, वहां पे कोई था जो कि किसका, इंडियन एक्सप्रेस का क्या था, संस्थापक था, जो ये पत्र आता है ना। और जब ले गया उस जगह पे, कौन सी जगह है आप लोग तब तक सोचो, हम कहानी बता देते हैं। ले गया तो वहाँ सिर्फ 4 मिनट में ही सारी चीज़ का व्यवस्था हो गया। भले वो दिनकर जी नहीं बच पाए, नियति के यही मंजूरी था, है ना। लेकिन वहीं जयप्रकाश नारायण जी जेपी जी लिखते हैं कि अगर हमारे बिहार, हमारे पटना होता तो जो सुविधा 4 मिनट में अवेलेबल करा दी गई वो यहाँ 4 घंटा में भी अवेलेबल नहीं हो पाता, है ना। तो दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले गया था, विलिंगटन नर्सिंग होम में, खेमका नर्सिंग होम में, इंडियन नर्सिंग होम में या पारस नर्सिंग होम में। तो हम सबको ये बात याद होनी चाहिए कि विलिंगडन नर्सिंग होम में ले गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर। ये क्या कह रहा है, जेपी को विरोधी जन कहा का दलाल कहते थे। हमने बताया है ना, अमेरिका जब पढ़ने गए थे तो इनका विरोधी लोग थे, अमेरिका से जब पढ़ के आए ये भी राजनेता में घुस गए, तो इनका जो विरोधी लोग थे वो कहते थे क्या कि ये रूस के दलाल हैं, ना, फ्रांस का ना, अमेरिका का, यस, जापान का ना। वो लोग कहते थे कि ये तो अमेरिकी आदमी है, ये तो अमेरिका से पढ़ के आया है और अमेरिका के दलाल हैं। तो यही बतिया कहकर ये जेपी जी अपने बारे में बताने लगे कि हम जब गए वहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए तो हम तो मिडिल फैमिली से थे, और वहाँ जाने के बाद हमने बागों में भी काम किया, हमने जो कारखाने थे लोहे का उसमें भी काम किया। इसके अलावा संडे को छुट्टी ना लेकर हम किसी भी स्थान पे चले जाते थे, खाने पीने वाला होटल वाला जगह पे चले जाते थे, और हम लोग कभी बर्तन साफ़ कर देते थे, कभी होटल साफ़ कर देते थे, है ना। होटल में खाना सर्व करते थे एक वेटर के तौर पर, और हम लोगों को शाम का खाना हो जाता था, याद है ना। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे। सदानंद जी थे, समयूरानंद जी थे, विनोबा भावे थे, या काका काले लकर थे। इनमें से कौन था। तो हम सबको पता है कि कौन था, फ्री प्रेस के सदानंद जी। और इन्होंने ही, इनका एक दोस्त थे जिनको अभी ऑब्जेक्टिव में कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ा था, उन्होंने इन्हें कहा था क्या कि ये तो मुंबई का क्या है, हार्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है कि जेपी के पिताजी नहर विभाग में क्या थे, जिलाधार थे, चपरासी थे, क्लर्क थे या पहरेदार थे, क्या थे। तो हम सबको पता है कि जो है नहर में क्या काम होता है, जो होता है जिलादार का काम होता है, पानी सिंचाई करने वाला का काम होता है। लेकिन हम लोगों ने चैप्टर में ये पढ़ा था कि वो जो थे जिलादार थे, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे।
कैसे लोकतंत्र के करते थे? दल विहीनी, दल युक्त, राजतंत्रीय और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग आंसर बताओ, तब तक हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जेपी जी जो जब थे आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन 1974 में, तो उन्होंने एक बात बोला था कि अगर हम बोल दे, जैसे कि उनको बार बार ये प्रेस वाले कह रहे थे कि ये एक पार्टी का गठन करना चाहते हैं, लेकिन वो तो करना चाहते थे, लेकिन ये भी बोले थे कि अगर हम बोल दे कि हम पार्टी का गठन करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे आंदोलन के ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सब गड़बड़ कर देगा, है ना। और इनका जो कहने का मतलब था कि हाँ पार्टी का गठन होगा, लेकिन इनके बात को लोग नहीं समझ पा रहे थे। इनका कहना था हम लोग एक ऐसा पार्टी बनाएंगे जिसमें वहाँ के जनता उसको चुन के, वहाँ के लोग जो संगठन बनाया जाएगा उस संगठन से एक आदमी को चुन कर वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाएगा और वो जीत के आएगा। तो फिर सारे के सारे जो है काम हम लोग अपने हिसाब से कराएंगे, जनता अपने हिसाब से कराएगी। अगर वो तेल बेल किया तो उसको हम लोग बदल देंगे, है ना। तो वही दल विहीन जो है, दल विहीन लोकतंत्र का स्थापना करना चाहते थे कि शिक्षित लोग आए, बढ़िया लोग आए, समाज को बदलने वाले लोग आए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, 28 नंबर। इसमें क्या है, नहर विभाग में जिलाधार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने? वो तो जिलाधार थे ही, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ा सा और ऊपर की उपाधि मिली, है ना, थोड़ा सा और इनका पद जो है बढ़ गया। लेकिन वो ग्रेजुएशन वाला अफसर तो थे नहीं, इंटर वाला ही थे लगभग। तो वो उनको क्या बनाया गया, रेस्क्यू असिस्टेंट या रेवेन्यू अफसर या वकील या शिक्षा, है ना। तो वकील शिक्षा की इसमें बातें खत्म है, उनको नहीं बनाया गया। रेवेन्यू अफसर भी नहीं बनाया गया, उनको क्या बनाया गया था, रेवेन्यू असिस्टेंट, है ना। चलिए अफसर कब बनते, जब वो ग्रेजुएट होते, और ग्रेजुएट से नीचे जब थे उसी लिए उन्हें असिस्टेंट बनाया गया था, है ना। चलिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र जो है किनके मूल उद्देश्य में है? कौन लोग चाहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र हो? साम्यवाद, समाजवाद या अधिनायकवाद या मार्क्सवाद और लेनिनवाद? तो हम सबको पता है, हम एक बात बताए थे कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, वो कहाँ पे हैं? अभी पूरे देश में है, लेकिन छाए हुए नहीं है, सिर्फ केरला में है ना। और वहाँ पे केरला में क्या है, उनका ही सरकार है राज्यसभा में, और उनका सरकार है बहुत बढ़िया काम करते हैं। और आज जो केरला है शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं, है ना। तो जो जेपी जी का, जयप्रकाश नारायण जी का जो मत था वो यही मत था कि पढ़े लिखे बढ़िया ईमानदार आदमी को अगर हम लोग जिताएंगे तो वो राज्य है आगे बढ़ेगा, इसे फिर देश आगे बढ़ने लगेगा, है ना। तो दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य था? तो वो मार्क्सवाद और लेनिन जो थे उनका उद्देश्य था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। एक बात बताइए, मोतीलाल नेहरू का इस पूरा चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया है, राजेंद्र प्रसाद के कोई पूरा चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के जिक्र सिर्फ इतना हुआ है कि वो बढ़िया आदमी थे। जेपी जी कहते हैं कि हम उनको बड़ा भाई मानते थे, वो भी हमें भाई मानते थे, लेकिन हम लोगों को हर जगह बहस हो जाया करती थी कि कोई नीतियाँ को लेकर, फिर भी वो बुरा नहीं मानते थे। इतना ही बात नेहरू जी के बारे में किया गया है, ये भी नहीं लिखे हैं, है ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिया गया था? तो एक बात बताइए, ये तो क्वेश्चन आप सबको याद होना चाहिए। इंदिरा गांधी आपातकालीन के समय, इमरजेंसी के समय में कब लगा था? इमरजेंसी 1974 में लगा था, और 1974 में लगा था इसी टाइम जो है जो छात्र आंदोलन था वो भी शुरू हुआ, और जो है उनको
छात्र आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाफड़ दिए, तो वहीं 1974 में दिए थे। लेकिन याद रखना है कि 5 जून को दिए थे, 5 जून 1974 को दिए थे, है ना। काहे कि यहाँ 1974 तो है, 1974 है, लेकिन यहाँ 2 जून भी है और 8 जून भी है ना। तो याद रखना है 5 जून 1974 को उन्होंने क्रांतिकारी भाफड़ दिए थे, है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है, यानी कि कौन सी पुस्तक है जिसमें जयप्रकाश नारायण की पूरा के पूरा भाषण जो है लिखा गया है ना। तो उनका नाम क्या है, जनशक्ति या इंडियन पोलियो या मुक्ति संग्राम या संपूर्ण क्रांति। देखिए मुक्ति संग्राम और संपूर्ण क्रांति तो नहीं होगा, लेकिन हम भी कंफ्यूज हैं ये दोनों क्वेश्चन को लेकर कि जन मुक्ति में था या इंडियन पॉलिटी में था। जहां तक हमको याद है आप लोग 90% ये मान के चलो कि जन मुक्ति में था और 10% ये मान के चलो कहाँ था, इंडियन एक्सप्रेस में, है ना। तो आप लोग, मेरे ये आग्रह है आप लोगों से कि एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से अपने किताब में देख लेना कि जो इनका संपूर्ण भाषण है जन मुक्ति में है पूरा का पूरा या इंडियन पोलियो में है। काहे कि ये जो है हम लोगों का संपूर्ण क्रांति वो तो पूरा भाषण का एक छोटा सा अंश है। मेरा जहाँ तक ध्यान है जन मुक्ति में है। अगर आप लोग चाहे, है ना, अगर आप लोग चाहे तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि दोनों में क्या होगा, लेकिन हमको जहाँ तक याद है जन मुक्ति में होगा, ठीक है। और जन मुक्ति जो क्वेश्चन लगाया होगा, है ना, उसी को भी ये पूरा का पूरा 99 वाला में ऐड किया जाएगा, है ना। ना 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 ये तो हम गलत कह रहे हैं। जन मुक्ति अगर सही होगा तो उसको किया जाएगा, अगर इंडियन पॉलिटी होगा उसको भी किया जाएगा, है ना। काहे कि हमको जहाँ तक लग रहा है जन मुक्ति होगा, आप लोग एक बार देख लेना क्या होगा। काहे कि हम थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है जन मुक्ति में होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है, 33 नंबर। अब 33 नंबर जो है, जयप्रकाश नारायण अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए। उन्होंने अमेरिका के रुख कब किए, अमेरिका पढ़ने के लिए ही गए थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कब छोड़ा था, असहयोग आंदोलन के लिए। और 1.5 साल के बाद उनका ध्यान आया कि अब तो असहयोग आंदोलन जो है ना उतना जोर शोर से नहीं है, थोड़ा सा उसका जो लेवल है कम हो गया है, यानी कि लोग ज़्यादा जुट गए हैं, अब हम लोगों को उतना ज़रूरी नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। तो 1922 ईस्वी में उन्होंने कहाँ चले गए थे, अमेरिका। और अमेरिका जाने के बाद सारा का सारा खेल तमाशा जो हुआ वो हुआ। चलिए यहाँ से अब हम लोगों को पूरा का पूरा देखना है क्या, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ तक जिनका पूरा का पूरा यानी कि 33 में 33 जो हैं सही हुआ है, और जिनका सबसे पहले आ जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर उनको मिलेगा 99 रुपीज, ठीक है। चलिए, यू हैव ओनली फॉर 1 minute टाइम फॉर टेकिंग अ फोटो एंड सेंडिंग मी ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम फिर से कह दे रहे हैं इस क्वेश्चन का आप लोग प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार देख लेना। काहे कि इंडियन पोलियो तो होना नहीं चाहिए, जन मुक्ति ही होगा, लेकिन आप लोग एक बार जरूर देख लेना कहीं गलत ना हो जाए, है ना। होता है ना, हम लोग भी इंसान है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा किताबें हैं, है ना, और पढ़ रहे हैं लोग। एक और बात हम आप लोगों से ये बताएंगे, जो अपना ये कर रहा है उसको करने दीजिए। आप लोग एक बात जिनका पूरा सही नहीं हुआ है वो ध्यान से सुन ले कि BSEB है ना एकेडमी, BSEB एकेडमी जो है हम लोगों का मेन चैनल है। और इस BSEB एकेडमी में हम लोग 9th and 10th है ना, 9th और 10th के बिहार बोर्ड के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन कहता है। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश BSEB हिंदी एंड इंग्लिश एकेडमी पर पढ़ रहे हैं, वैसे ही BSEB एकेडमी पर 9th और 10th के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। 9th 10th को पूरा का पूरा जो है क्या बोला जाता है, सिलेबस हम लोग कवर करेंगे लोग।
है ना, पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे लोग, और जितना सारे नोट्स वगैरह भी होगा वो सब भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो जो भी आप लोगों का ध्यान में है, जो भी आप लोगों का छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, या जो भी हैं, उनको हर हाल में जो है ये लिंक भेज दो, उनसे बोल दो कि आप लोग भी जाकर बढ़िया से पढ़ाई करो। जो भी नोट्स वगैरह का दिक्कत होती है वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोगों को जैसे भी हो आप लोगों को मिल जाएगा, सारी सुविधा अवेलेबल है। आप लोग भी जाओ वहाँ से बढ़िया से पढ़ाई करो। सिर्फ अभी हम लोग हिंदी और इंग्लिश को लेकर, हिंदी क्या बोला जाता है, संस्कृत और उर्दू को लेकर नहीं चल रहे हैं, काहे कि उसके लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। काहे कि अवेलेबल कराने के लिए कुछ अच्छा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, समझ ही रहे होगे, और अभी नहीं है। अगर साथ रहा तो इसी साल हम लोग करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर से तो खैर करवे करेंगे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद, पूरा आशा है कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट होगा, पूरा साथ होगा, है ना। चलिए, तो ये जो है लिंक आप लोग उन लोगों के पास भेज दो कि आप लोग चलो पढ़ो, ठीक है। हम लोग नीचे हो सके तो डिस्क्रिप्शन में अगर दे दिए तो बढ़िया है, नहीं दिए तो आप लोग BSCB एकेडमी, और सिर्फ यहाँ अगर नहीं आए तो एच अंसारी सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, एच अंसारी अगर सर्च करोगे BSCB एकेडमी एच अंसारी तो आ जाएगा, है ना। चलिए, उन लोगों के पास भेज देना, और जिनका पूरा का पूरा सही है वो तो मैसेज कर ही चुके होंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम बार बार बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा, हम लोग अगर पूरा का पूरा पाठ अच्छा से पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा लेखक परिचय अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन हम लोग अपने से बनाएंगे। ये अलग बात है कि दिया हुआ है ना, हम क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, आप लोग भी बनाना। अगर नहीं होगा तो ये भी लिखा जाएगा, अगर नहीं अपना से बन जाएगा तो ये काहे बात लिखा जाएगा। जब पूरा का पूरा हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं तो रटने वाला काम नहीं होगा, है ना, इसीलिए हम बार बार ये बात बोलते हैं। चलिए, पहले का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्या है, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन और अमेरिका प्रस्ताव का वर्णन करें। यानी कि इनके बारे में जो छात्र जीवन है उसको तो लिखना ही है, और अमेरिका में भी कैसे गए, कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े वो भी लिख देना है। तो जब हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो का ये जब ये टीचर दिया है यहीं रटने की ज़रूरत है, हम लोग तो अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं, आप लोगों को भी इसमें से बहुत सारा बात ध्यान में रहेगा, और जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वहाँ से भी बहुत सारा बात ध्यान में रहेगा, उसी को हम लोग लिख देंगे। क्या कोई ये थोड़े है कि हम लोग को रटना है। इसका देखिए उत्तर क्या है कि जयप्रकाश बाबू बड़े मेधावी छात्र थे, हम अपने से लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे बहुत बढ़िया पढ़ने वाले छात्र थे, बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत इंटेलिजेंट छात्र थे। अपने हिसाब से वे पटना विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति पाने वाले ISC के छात्र थे, यानी कि पटना विश्वविद्यालय से में रहते थे, और वहाँ एक ये भी उस छात्र में शामिल थे जिनको छात्रवृत्ति मिलती थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। यानी तक यहाँ तक जो है हम लोगों को इनके छात्र जीवन के बारे में थोड़ा सा और लिख देना है, यहाँ के बारे में, है ना। पढ़ाई छोड़ दी, बाद में BHU में नाम लिखाना चाहा, परंतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के कारण उनमें नामांकन नहीं लिखाया। बिहार विद्यापीठ से उन्होंने ISC की परीक्षा पास की, है ना। अब देखिए, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने ISC की परीक्षा पास की, यहाँ तक हम लोगों ने लिखा कहाँ, छात्र जीवन जो हमारे देश में था वहाँ, ठीक है ना। इसी बीच राजेंद्र बाबू के सचिव, है ना, मथुरा बाबू के दामाद फूलदेव बाबू के प्रयोगशाला में पढ़ाई की तैयारी करते रहे, है ना। यहाँ तो इंटर किए, लेकिन क्या हुआ था, यही ना मथुरा बाबू जी, फूलदेव जी जो थे उनका क्या था, एक पाठशाला था, क्या लाइब्रेरी था, वहीं में प्रयोग के लिए गए थे, काहे कि ये ISC के स्टूडेंट थे। तो जितना चाहे आप लोग लिख सकते हो छात्र जीवन में जो इंडिया में था उसके बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे सन 1922 में अमेरिका चले गए। वहाँ 3-4 साथी मिलकर एक ही कमरे में रहते, एक बिछावन पर 2 व्यक्ति सोते थे। छुट्टी के दिन एवं अदर यहाँ पे लिख दो, चाहे दूसरा लिख दो, अदर समय वहाँ के होटलों में साइन पॉलर में काम करते थे, उसी कमाई से अपना जीवन यापन करते थे, है ना, अपना जीवन
यापन करते थे। और देखो है ना, यहाँ पे कभी कभी तो उन्हें शौचालय भी साफ करना पड़ता था। BA पास करने के बाद छात्रवृत्ति मिलने लगी, फिर उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। वहां से वे घोर कम्युनिस्ट थे। एक रशियन दर्जी के यहाँ कम्युनिस्ट का क्लास लगता था, है ना। तो ये जो चीज थी हम लोगों को अपने हिसाब से भी लिख देना है, जितना हम लोगों ने प्यार से क्या पूरा पाठ पढ़ा है, जितना प्यार से हम लोगों ने इनके बारे में JP जी के बारे में पढ़ा है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जब वे अमेरिका पढ़ने के लिए गए तो अगर ये सारे बात ध्यान में ना आए और ये भी बात ध्यान में अगर आ जाए कि जब अमेरिका पढ़ने के लिए गए तो पैसा के तंगी से वे बाग में भी काम किए, बाग बगीचे में भी काम किए, है ना। उसके बाद उन्होंने लोहा फैक्ट्रिया में भी काम किए जहाँ जानवर काटे जाते थे, और संडे के समय भी वे छुट्टियाँ नहीं लेते थे, है ना। और वो जो है होटल वगैरह में जाकर, रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर बर्तनें साफ कर दिया करते थे, और या तो बर्तनें साफ करते थे और वेटर का काम भी करते थे। तो अपने से जो भी चाहे मन बना के लिख देना है, लेकिन जो चैप्टर में हो, ये ना कि अब अमेरिका गए हैं जापान के बारे में लिखने लगो, ठीक है, अपने से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है किस चीज का, जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते। जाहिर सी बात है भाई, जो डेमोक्रेसी के, जो लोकतंत्र के दुश्मन है वो सबके दुश्मन है कि नहीं। काहे कि वो दुश्मन इसलिए है कि जो भी जनता है उनका शांतिमय कार्यक्रम में क्या करते हैं, बाधा डाल देते हैं, है ना, उनमें दिक्कतें पैदा कर देते हैं। अब जैसे हमारे डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र है, वो हमें कहीं भी आज़ादी से किसी भी चीज़ के विरोध खड़ा होने का, किसी भी गलत कामों के विरोध हमें प्रदर्शन करने का पूरा हक देता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी के दुश्मन है वो उसमें बाधा डाल कर उसे हंग भंग कर देते हैं, है ना। तो अपने से लिखना है, जब डेमोक्रेसी का दुश्मन, ये सारी चीज़ आपको जैसे ही मिले आपको पता चल जाएगा, ये तो तीसरा का चैप्टर वाला है ना। तो ये ध्यान रखना। प्रस्तुत ग्रंथ संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। वे देश समाज के दुश्मन होते हैं, जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालने वाले तो प्रजातंत्र का असली दुश्मन है कि नहीं। ये बात कब कहा गया है, जब इनके पास इंदिरा गांधी के जमाना में 1974 में जब आपातकाल लागू हुआ था, और सारे के सारे इंदिरा गांधी के जो लोग थे इनसे आके मिलते थे, और पीछे से सारे के सारे उनकी सरकार जो है लोगों को आने से रोकती थी, वहीं बात से ये हुआ है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, किसने कहा था JP जी ने। देखिए प्रस्तुत ग्रंथ संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्भूत है, चाहे लिया गया है, उसमें जयप्रकाश नारायण ने अपने क्रमिक मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्हें किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं है, बल्कि सिद्धांत या कार्यनीति से विभेद है। इस प्रकार वे नीतिगत विरोध करते थे। कह रहे हैं JP जी ही ना कि हमें कोनो आदमी से थोड़े दुश्मनी है, हमें तो जो सिस्टम के खिलाफ चल रहा है उससे दुश्मन है, हमें तो महंगाई से दुश्मन है, हमें तो बेरोजगारी से दुश्मन है, हमें तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम लगा रहे हो, डेमोक्रेसी होने के बावजूद उससे दुश्मन है, जो तुम तानाशाही कर रहे हो लोग उससे दुश्मन है ना, दुश्मनी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसे भी हम लोग अपने हिसाब से लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए, ये बात हम सबको पता है कि लेनिन ने कहा था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा है, लेकिन किस देश के लिए है, जो देश आज़ाद है। अगर जो देश गुलाम है उसको तो पहले आज़ाद कराना पड़ेगा, उसके बाद ना कम्युनिस्ट पार्टी जो है अच्छा है उसके लिए। इसीलिए तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए, इसका रीज़न यही था कि हमारा देश भारत गुलाम था, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाएगा तो देखा जाएगा। देखिए वहीं गुलाम देश के नागरिकों को सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनी चाहिए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन करने में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी, इसलिए जयप्रकाश बाबू भी कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में शामिल हो गए। काहे कि कांग्रेस उस वक्त अंग्रेजों का घोर विरोध कर रही थी और देश को आज़ाद करने की मांग कर रहे थे, ये भी उसमें
घुस गए कि हम भी देश को पहले आज़ाद कराएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बापू और नेहरू के किस विशेषता का जेपी ने उल्लंघन किया है। बापू यानी कि महात्मा गांधी और नेहरू जी जो थे उनके किस विशेषता, यानी कि उन लोगों में कौन कौन सी विशेषता है जिसको जेपी जी ने बताया है ना। तो देखिए यही ना बतिया, बापू जी जब असहयोग आंदोलन के लिए आए पटना, जेपी जी लोग सारे के सारे दोस्त ये लोग मिल गए, उसमें आंदोलन में भाग ले लिए गांधी जी के साथ, लेकिन गांधी जी का बात सारा नहीं मानते थे लोग, ये लोग विरोध करते थे, जवान थे उस वक्त। तो गांधी जी क्या कहते थे, पागल सब, चलो कोई बात नहीं, गुस्साते नहीं थे, है ना। वही चीज़ नेहरू भी थे, नेहरू को ये तो बड़ा भाई मानते थे, नेहरू भी इनको बहुत अपना मानते थे, छोटा भाई मानते थे, लेकिन इनमें मतभेद भी होती थी। किस बात से, इनमें लड़ाइयाँ होती थी, विरोध होती थी सब सिस्टम को लेकर कि ये काम गलत है, ये सही है। तो ये भी बात से बुरा नहीं मानते थे, सिर्फ यही बतिया लिख देना है ना। बापू और नेहरू से, देखिए बापू और नेहरू से जेपी का विरोध तो रहता था, परंतु दोनों ही उनका बड़ा आदर करते थे। ये लोग दोनों लोग जेपी जी का आदर करते थे, उन्हें प्रेम से समझाते थे और मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। उचित लगने पर जेपी के विचारों को स्वीकार भी कर लेते थे, और जो बात उन लोगों का उचित लगता था कि जेपी सही कह रहा है, तो इनके बातों को बापू हो या गांधी क्या बोला जाता है, नेहरू जी हो, मान भी लेते। तो वही बात है। देखिए भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो हमने बताया था ना कि भ्रष्टाचार की जड़ सबसे पहले जो है इलेक्शन में हो रही खर्च है, गलत नेता के चुनना है, यही सब है। तो वही चीज़ लिख देना है। सरकार की गलत नीतियों का मुख्य रूप भ्रष्टाचार की जड़ है, चुनाव प्रणाली का सही नहीं होने के कारण, है ना। किसका, भ्रष्ट का मेन जड़ कौन है, जो चुनाव का सिस्टम है वो सही नहीं। इसी के कारण राजनीति दल बेहिसाब धन खर्चा करते हैं, इसके लिए चंदा भी एकत्रित करते हैं। आमदनी खर्च का सही हिसाब नहीं रखने से भ्रष्टाचार फैलता है। इसे दूर करने के लिए दल वाहिनी लोकतंत्र की स्थापना के साथ लोगों में नैतिकता एवं जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। यानी कि दल वाहिनी होगा तो उसी समाज, उसी सोसाइटी के लोगों ने मिलके उसको चुनेंगे, और जब चुनेंगे तो इन लोगों का दबाव उस पर रहेगा और वो अच्छा काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये लोग बदल देगा, है ना। यही बात है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, दलवाहिनी लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। यानी कि जो दलवाहिनी लोकतंत्र है और जो साम्यवाद का लोकतंत्र है, दोनों में समानता क्या है। तो देखिए क्या समानता है, दोनों का एक ही मांग है कि खर्चा कम हो, दोनों का एक ही मांग है कि अपने ही कम्युनिटी से, है ना, अपने ही कम्युनिटी से किसी को खड़ा किया जाए, इलेक्शन लड़ाया जाए, ताकि हम लोगों का दबाव उसके ऊपर बना रहे, है ना। दलवाहिनी लोकतंत्र की परिकल्पना मूलतः साम्यवाद की ही है। यानी कि दोनों का जो परिकल्पना है एक ही है। ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधि के चुनाव करने की बात साम्यवाद करता है। इस रूप से चुनाव कराने से सरकारी खर्चा भी कम आएगा और कम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आएगा, और भ्रष्टाचार भी। साम्यवाद और दलवाहिनी लोकतंत्र इसी को आधार मानता है, इसी कारण दोनों में संबंध है। बात सही है कि नहीं। चलिए अपने से लिखना है, और ये भी क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर 8 जो है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश बापू की क्या अपेक्षा थी। जो संघर्ष समितियां थी उनसे क्या क्या अपेक्षाएं थी इनसे, तो इन समितियों से इनका यही अपेक्षा थी कि एक तो ये लोग इलेक्शन कराए, दूसरा भ्रष्टाचारी अपने क्षेत्र में कम करे, तीसरा का किसी भी प्रकार के दुख सुख में लोगों के साथ दे। यही तो थी। जयप्रकाश बाबू चाहते थे कि संघर्ष समितियां जो हैं सिर्फ शासन से ही संघर्ष नहीं करे, बल्कि समाज के हर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो। क्रांति के माध्यम से ही ये संघर्ष समितियां संपूर्ण क्रांति कर सकती हैं, है कि नहीं। यही चीज था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश बाबू ने क्या सुझाव दिए हैं। तो वही बतिया बोले हैं कि ऐसा हिसाब से कराया जाए कि पैसा खर्च ना हो, है ना। वहीं जयप्रकाश बाबू स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के हिमायती थे। वे भी हिसाब चुनावी खर्च को समाप्त करने के लिए दलवाहिनी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इनमें ग्राम सभाओं के द्वारा बिना किसी खर्च के प्रतिनिधियों को चुनाव किया जा सके। जो बात है वही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 और क्वेश्चन बचा है।
क्या है, दिनकर जी का निबंध। देखिए दिनकर जी का निबंध कहाँ और किस परिस्थितियों में, निधन किस, दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थितियों में हुआ। तो ये हुआ था ना कि जो व्यवस्था वहाँ 3 घंटा में हो गया था, जहाँ दिनकर जी का निधन हुआ था, जेपी जी कहते हैं वैसा व्यवस्था हमारे यहाँ जो है 4 घंटा 3 घंटा में भी नहीं होता है ना। तो एक तो उनका मरना था, एक प्रकृति का नियम है, जिसको जब जाना है वो जाएगा ही, लेकिन जो व्यवस्था का बात की गई है उसका चर्चा हुआ है इसमें, है ना। दिनकर जी वेलेरो में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ के में गोयंका के यहाँ टिके हुए थे। जयप्रकाश बाबू भी मद्रास पहुँचे। दिन में दिनकर जी उनसे मिलने गए। उन्होंने उन्हें अपनी कुछ हृदय ग्राही कविताएं सुनाई, यानी दिनकर जी ने इनको कविताएं सुनाई जो उनके करीब था। रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम नामक अस्पताल में पहुंचाया गया, परंतु उन्हें बचाया न जा सका, काहे कि प्राकृतिक का यही मंजूरी था, है ना। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि जेपी ने इंदिरा गांधी और नेहरू के विरोध में क्या अंतर बताया है। जेपी जो है जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी और जो नेहरू जी थे इन दोनों में क्या अंतर बताया है। तो यही ना बताया है कि नेहरू जी भी थे, उनका भी हम विरोध करते थे, लेकिन हम उनके बड़े भाई, उनको बड़े भाई मानते थे, वो भी हमें छोटे मानते थे। लेकिन हम लोगों का जो विरोध था वो किस चीज़ पे था, नीतियों के लेकर था। बाकी वो हमारी, हम कितना ही विरोध करते थे नीतियों के लेकर, वो हमारा इज्जत किया करते थे। लेकिन जो ये इंदिरा गांधी थी, ये तो क्रूरता का प्रतीक थी, क्रूरता वाला शासक करती थी। इनके दूसरों का कोई विरोध से मतलब नहीं था, दूसरों का नीतियों से मतलब नहीं था। यही तो अंतर था, है ना। जेपी जी का नेहरू और इंदिरा दोनों से विरोध था। किसे, जो जेपी जी हैं इनको नेहरू और इंदिरा दोनों से विरोध था, परंतु नेहरू से विरोध करने के बाद भी अपनापन था, है ना। उनके नीतियों से विरोध था इसलिए अपनापन था। वे मुद्दों पर बात करते थे, मानने योग्य बात मान भी लेते थे। यानी कि जब ये विरोध करते थे जेपी जी नेहरू जी का, तो जो बात मानने वाला था नेहरू जी क्या करते थे, उस बात को मान भी लेते थे, है ना। परंतु इंदिरा जी तो पूर्णतः तानाशाह थी। वे कभी समझने और समझाने की बात भी नहीं करती थी, उनमें निरंकुशता थी। इस प्रकार नेहरू का विरोध संवैधानिक था, जबकि इंदिरा जी के विरोध में पूराग्रह से ग्रासित होने का भाव था, है ना। यही ना, यानी कि इनमें ये घमंड था, एक तानाशाही सोच था, जबकि संवैधानिक देश के प्रति नेहरू के जो बातें थी वो होती थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी के विचार क्या थे। आखिर में जो ये आंदोलन होता था तो उसमें जेपी साहब का विचार क्या थे। यही ना इनका विचार थे, कहते थे सबका सुनेंगे, सबका मानेंगे, लेकिन आखिरी फैसला हम अपने से करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा तानाशाही में वो बच पाते नहीं ना। इसीलिए देखिए आंदोलन के नेतृत्व में जेपी सबों का सुनते थे, है ना। लोगों के अच्छे विचारों को मान भी लेते थे, परंतु नेतृत्व का अंतिम निर्णय अपने पास रखते थे। अंतिम निर्णय, दूसरों के निर्देश पर किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करना उन्हें पसंद नहीं था। और रीजन यही था कि दूसरों का अगर नेतृत्व में ये आंदोलन करते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से फंसाकर इन्हें भी जेल डाल दिया जाता, इन्हें भी बदनाम कर दिया जाता, है ना। चलिए यहाँ तक हम बार बार बताते हैं कि हम लोगों का पढ़ने का मेन मकसद यही है कि जितना बेहतर हो सके अपने से करने की कोशिश करें, है ना। और ये चीज़ आप लोगों को हर हाल में करना चाहिए। एक बात बताइए, हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, है ना, सब्जेक्टिव देखा, है कि नहीं, और खूब बढ़िया से हम लोगों ने सारे के सारे काम किए हैं कि नहीं। और जब सारे के काम कर ही लिए तो क्या दिक्कत है, ये चैप्टर भी हम लोगों का ख़त्म हो गया। आज हम लोगों का पूर्णतः 3 गो चैप्टर ख़त्म हो गया। और हम यही कहेंगे कि कल के भरोसे नहीं बैठना है, जो करना है वो आज ही करना है किसी भी हाल में। आज का काम आज, कल का काम जो होगा वो कल होगा, है ना। चलिए, और सब बढ़िया मस्ती में पढ़ते रहना है। बस हम कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए 8 घंटा वाला। 8 से 9 हो जाए, लेकिन 8 से 7 नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप लोग
एकदम मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और 450 का टारगेट लेके चलिए, है ना। काहे कि जो पड़ोसियों को ताना है उसकी जवाब देना है ना, जो पड़ोसियों को कहना है, माँ बाप को हंसना है, उसका भी जवाब देना है और उनका भी सर ऊंचा करना है। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए ही मेहनत करेंगे, है ना। इनके लिए आज मेहनत करेंगे, आने वाले समय में सबसे बड़ा सर गाँव में उन्हीं का होगा, है ना। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके लिए, अगर उनसे बड़ा कोई है तो उनके लिए भी कर सकते हो। लेकिन उनसे बड़ा कब होगा तुम्हारे लिए कोई? अभी होगा, हम मानते हैं होगा, लेकिन जिस दिन तुम निकम्मा हो जाओगे उसी दिन वो छोड़कर कहीं और चली जाएगी, है ना। वो कहता है ना कि कोई गलती करने पर माँ बाप डांटे, गुरु डांटे तो खराब है, वहीं बाबू डांट दे तो कितना केयर करती हैं। वो केयर कब तक करेगी? जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम लेवल पे हो। जिस दिन लेवल गिरेगा तो फिर वहीं गुरु, वहीं माँ बाप तुम्हारे काम आएंगे। वो तो दूसरा का हाथ पकड़ेगी और चलते बनेगी, है ना। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचते रहना है। हम बार बार बताते हैं यही उम्र है डिस्ट्रैक्शन की ओर जाने की, है ना। हम लोग तो निकल चुके हैं, अब हम लोगों के जेहन में एक ही चीज़ आता है, पूरा फैमिली खुशी रहे हम लोग से, कोई उन लोगों को तकलीफ़ ना हो हम लोगों से, अच्छा पैसा हम लोग कमाए आने वाले समय में, सबका साथ दे, सबका विकास करे, बस, है ना। तुम लोग का भी 5 साल बाद यही सोच होगा जो हम लोग का सोच है। तो अपना एकदम बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करना और फिर मिलते हैं हिंदी में अगला वीक, फिर मंडे से, और कल ही मिलेंगे लोग क्या, इंग्लिश को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।